नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एग्जाम प्रिपरेशन पर। आज का सेशन शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल बटन को प्रेस करना ना भूलें। आज के इस सेशन में हम 3 टॉपिक कवर करेंगे। टॉपिक 1 है वो है डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीतिक एवं निर्देशक सिद्धांत। टॉपिक 2 है फंडामेंटल ड्यूटीज और टॉपिक 3 है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, संवैधानिक शोध। चलते हैं फर्स्ट टॉपिक पर। फर्स्ट टॉपिक है डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राजनीति एवं निर्देशक सिद्धांत। ये पार्ट 4 के अंतर्गत आते हैं, आर्टिकल 36 से 51 के बीच। डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर दी नीड्स ऑफ द कम्युनिटी। जो डीपीएसपी है वो समाज की आवश्यकता है। डीपीएसपी वाज बोरोड फ्रॉम द आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी है वो आयरलैंड के संविधान से उधार लिए गए हैं। डीपीएसपी एम्बॉडी द कंसेप्ट ऑफ द वेलफेयर स्टेट। जो डीपीएसपी है वो कल्याणकारी राज्य की अवधारणा का प्रतीक है। डीपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आर दी ऑपरेटिव पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जो डीपीएसपी है वो संविधान का एक कार्यशील भाग है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी आर नॉन जस्टिफाइएबल नेचर। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है वो प्रकृति से न्यायसंगत नहीं है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कहने का तात्पर्य यह है कि जो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत हैं उन्हें कोर्ट के माध्यम से लागू नहीं कराया जा सकता। आर्टिकल 36 डिफाइन द स्टेट, राज्य की परिभाषा देता है। इट हैज द सेम मीनिंग एज गिवन इन आर्टिकल 12 ऑफ पार्ट 3। 36 आर्टिकल में राज्य की परिभाषा वही दी गई है जैसी की परिभाषा पार्ट 3 के अंतर्गत आर्टिकल 12 में दी गई है। आर्टिकल 36 दिस आर्टिकल क्लियर्स, ये आर्टिकल स्पष्ट करता है दैट जुडिशरी शुड नॉट कंपेल द स्टेट, कि जो न्यायपालिका है वो स्टेट और एवं सरकार को मजबूर नहीं कर सकती टू परफॉर्म अ ड्यूटी अंडर द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंतर्गत ड्यूटी परफॉर्म करने के लिए कंपेल नहीं कर सकती। कहने का तात्पर्य है कि इन जो सिद्धांतों को, डीपीएसपी के सिद्धांतों को लागू करने के लिए राज्य बाध्य नहीं है और ना ही न्यायपालिका, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट सरकार को कह सकती है कि आप इन जो टीपीएसपी में दी गई जो आर्टिकल है इन्हें लागू करें। आर्टिकल 38 द स्टेट शिल स्ट्राइव टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ द पीपल। जो राज है वो लोगों की भलाई के लिए यत्नशील रहेगा। जो आर्टिकल 38 नोट करने वाली बात यह है कि 30 है वो की स्टोन है ऑफ द डायरेक्टिव प्रिंसिपल। जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसका वो कोर है, उसका मुख्य धुरा है टीपीएसपी का आर्टिकल 38। आर्टिकल 39 राइट टू एडिक्वेट मीन्स टू लाइवलीहुड फॉर ऑल सिटीजन। सभी नागरिकों को रोजी रोटी के जो साधन है वो प्राप्त करने का अधिकार है। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वोमेन। जो महिलाएं और पुरुष है उनको समान काम के लिए समान वेतन होगा। इस आर्टिकल 39 में इसका जिक्र किया गया है। आर्टिकल 40 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू ऑर्गेनाइज विलेज पंचायत। पंचायत में एक विलेज में एक पंचायत का गठन होगा। जय गांधीवादी सिद्धांत भी कहा जाता है। आर्टिकल 41 राइट टू वर्क, काम कार्य करने का अधिकार। पब्लिक असिस्टेंट द इवेंट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की स्थिति में सरकारी सहायता प्राप्त करने का अधिकार। इसकी बात 41 आर्टिकल में की गई है। राइट आर्टिकल 42 द प्रोविजन फॉर जस्ट एंड ह्यूमन कंडीशन फॉर वर्क, कार्य के लिए मानवीय कंडीशनें और न्याय संगत कंडीशनें। एंड मैटरनिटी लीव, और जो महिलाएं हैं उनके लिए मैटरनिटी लीव इसका प्रबंध है वो आर्टिकल 42 में किया गया है। आर्टिकल 43 लाइविंग वेजेस फॉर वर्कर, जो कार्य करने वाले वर्कर हैं, काम करने वाले वर्कर हैं, उनके लिए जो वेतन दी जाएगी वो उनके उजरत दी जाएगी वो उनके गुजारे के लायक होगी। ये व्यवस्था की गई है आर्टिकल 43 में। आर्टिकल 44 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर दी होल कंट्री। पूरे देश के लिए एक सिविल कोड होगा। ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड केवल केरला राज्य में ही अभी तक इंप्लीमेंट हो पाया है। इसके बारे में नोट क्या करना है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर वाज स्ट्रांगली इन द फेवर ऑफ यूनिफॉर्म सिविल कोड। जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड के फेवर में थे, उसके हक में थे। वो चाहते थे कि पूरे देश में जो यूनिफॉर्म सिविल कोड इंप्लीमेंट हो। आर्टिकल 45 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविजन फॉर अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन टू चाइल्ड बिलो द एज ऑफ 14 ईयर। इसमें क्या प्रोविजन की गई, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की व्यवस्था की गई है। 14 साल से जो कम बच्चे हैं उनको फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन प्रोवाइड की जाएगी। इसकी व्यवस्था आर्टिकल 45 में की गई है। आर्टिकल 46 प्रमोशन ऑफ एजुकेशनल एंड इकोनॉमिक इंटरेस्ट ऑफ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड क्लासेस। इसमें जो एससी है, एसटी कैटेगरी के लोग हैं और ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं, इनकी जो एजुकेशनल संस्थाएं हैं और इकोनॉमिक जो इंटरेस्ट हैं उनको प्रमोट करने की बात की गई है आर्टिकल 46 में। आर्टिकल 47 टू वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, टू प्रोहिबिट द कंजम्पशन ऑफ द इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स। जो नशीले पदार्थों के सेवन की पाबंदी है वो आर्टिकल 47 के अंतर्गत आती है। आर्टिकल 48 ऑर्गेनाइज ऑफ एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री,
एंड प्रोहिबिशन ऑफ काउ स्लॉटर। काउ स्लॉटर का अर्थ है गौ हत्या। गौ हत्या की मनाही की गई है खेतीबाड़ी और पशुपालन के संगठन की बात आर्टिकल 48 में की गई है। आर्टिकल 49 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोटेक्शन ऑफ मोनूमेंट्स का अर्थ है हमारे स्मारक जो उनकी प्रोटेक्शन की बात की गई है। प्लेसेस की बात की गई है। ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ऐसे स्थान जो कि राष्ट्रीय महत्ता के हैं, उनकी सुरक्षा की बात 49 में की गई है। आर्टिकल 50 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सेपरेशन ऑफ जुडिशरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव, इसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग कर दिया गया है आर्टिकल 50 के अंतर्गत। बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आर्टिकल 51 दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, टू प्रमोट इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी जस्ट एंड ऑनरेबल बिटवीन नेशंस रिस्पेक्ट फॉर इंटरनेशनल लॉ। आर्टिकल 51 के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को प्रमोट करने की बात कही गई है और सभी राष्ट्रों के बीच जो अंतर्राष्ट्रीय कानून होगा और उसका आदर करने की बात कही गई है। नोट क्या करना है हमने, जो 2002 में अमेंडमेंट हुई थी 86, जिसमें फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई थी। अप टू 14 ईयर एज के जो बच्चे हैं, 14 साल की आयु के जो बच्चे हैं, उनको फ्री एंड कंपल्सरी की बात की गई थी। इसको आर्टिकल 45 के अंतर्गत शामिल कर लिया गया, ठीक है। और इसकी जो व्यवस्था है एज अ फंडामेंटल राइट की गई है फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की। आर्टिकल 21A इसे जोड़ा गया है और इसके अंतर्गत क्या है, 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, एज ग्रुप के जो बच्चे हैं, चिल्ड्रन हैं, उनको फ्री एजुकेशन के वो हकदार हैं। इसकी व्यवस्था की गई है आर्टिकल 45 के अंतर्गत। इसके लिए फंडामेंटल राइट जोड़ दिया गया है 21A। ये सब कुछ हुआ है अमेंडमेंट 86 2002 के तहत। इन गोलकनाथ केस 1967 1960 में जो गोलकनाथ केस हुआ था, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है दैट फंडामेंटल राइट्स कैन नॉट बी अमेंडेड फॉर द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी, कि जो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांत है उनको लागू करने के लिए जो मौलिक अधिकार है उसमें शोध नहीं की जा सकती। ये कहा है गोलकनाथ केस में 1960 में। जो अमेंडमेंट 42nd अमेंडमेंट है 1976, जिसे हम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, लघु संविधान कहते हैं, अकॉर्डेड सुप्रीमेंसी ऑफ डीपीएसपी ओवर फंडामेंटल राइट्स। जो 42वीं शोध 1976 है, वो राजनीतिक निर्देशक सिद्धांतों को सर्वोच्चता प्रदान करती है मौलिक अधिकारों पर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये पूछा गया है एग्जाम में भी कौन सी अमेंडमेंट है जो डीपीएसपी को सर्वोच्चता प्रदान करती है मौलिक अधिकारों पर, वो है अमेंडमेंट 42। मनरेगा मिल्स केस हुआ था 1980 में। इसमें जो जजमेंट आई थी उसमें कहा गया था दी स्टेटस ऑफ डीपी एंड एसपी वाज मेड सबऑर्डिनेट टू दी फंडामेंटल राइट्स। इसमें जजमेंट अलग दी गई, 42 अमेंडमेंट के अगेंस्ट दी गई। इसमें जो डीपीएसपी है उसको फंडामेंटल राइट्स के अधीन कर दिया गया। अगला हमारा टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उसे पार्ट 4A में इंक्लूड किया गया है और आर्टिकल 51A में इसे शामिल किया गया है। दीज वर एडेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्वर्ण सिंह कमेटी 1976। जो फंडामेंटल ड्यूटीज है उन्हें स्वर्ण सिंह कमेटी की जो रिकमेंडेशन है, सिफारिश है, उसके तहत इन्हें संविधान में शामिल किया गया है। दिस कमेटी रिकमेंडेड फॉर द इंक्लूजन ऑफ द 8 फंडामेंटल ड्यूटीज। जो स्वर्ण सिंह कमेटी थी उनकी जो सिफारिशें थी उसमें 8 फंडामेंटल ड्यूटीज को शामिल करने की बात की गई थी। दी अमेंडमेंट इंक्लूडेड दी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। पर जो 42nd अमेंडमेंट हुई 1976 में, उसमें 2 और फंडामेंटल जो ड्यूटीज हैं उन्हें और शामिल कर इनकी गिनती 10 कर दी गई। दी फंडामेंटल ड्यूटीज आर बोरोड फ्रॉम दी इर्स्टवाइल यूएसएसआर। जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं वो हमने रशिया के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिए गए हैं। तब रशिया को यूएसएसआर कहा जाता था, सोवियत संघ रूस कहा जाता था। दी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन इन द ईयर 1976 थ्रू 42nd अमेंडमेंट। 42वीं शोध 1976 के अंतर्गत संविधान में 10 फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया गया, जोड़ा गया। 11th फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड इन द ईयर 2002। जो 11वीं जो मौलिक कर्तव्य है उसे 2002 में जोड़ा गया था थ्रू दी 86 अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। 86 अमेंडमेंट है जो संविधान की 2002 में हुई थी, उसके अंतर्गत जोड़ा गया था। ये फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात हो रही है, जहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन जो प्रोवाइड कराई जाएगी, फ्री एंड कंपल्सरी, जहां पर फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की जा रही है, जो प्रोवाइड करवाई जाएगी 14 साल के कम बच्चों से, ठीक है। और इस अमेंडमेंट के तहत एक फंडामेंटल राइट जोड़ा गया था 21 के अंतर्गत, 21A के अंतर्गत, और 11th जो ड्यूटी है उसे जोड़ा गया था मौलिक कर्तव्यों में। दीज ड्यूटीज आर लेड डाउन इन दी आर्टिकल 51A। और इनके लिए स्पेशल प्रोविजन की गई मौलिक कर्तव्यों के लिए 51A आर्टिकल जोड़ा गया है। उसके अंतर्गत जे 11 जो फंडामेंटल ड्यूटीज है वो आज मेंशन की गई हैं। सबसे पहले टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान का पालन करना,
and respect its ideals and institution, the national flag, national anthem, राष्ट्रीय ध्वज, राष्ट्रीय जो गान है और इसके जितने भी आदर्श हैं उन सभी का सत्कार करना, ये फर्स्ट हमारा जो फंडामेंटल ड्यूटीज है। टू चेरिश एंड फॉलोज द नोबल आइडल्स विच इंस्पायर्ड ओवर नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम, उन सभी आदर्शों का हमें सत्कार करना है, उनकी पालना करनी है जिनका संबंध हमारी देश की आज़ादी के संघर्ष से है। थर्ड है टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट दी सॉवरेंटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, भारत की अखंडता, एकता और प्रभुता की रक्षा करना और उसे बरकरार रखना, ये भी हमारी जो है मौलिक ड्यूटीज में शामिल है। टू डिफेंड दी कंट्री, देश को की राखी करना, रेंडर नेशनल सर्विस और राष्ट्रीय सेवा प्रदान करना, एंड कॉल्ड अपॉन सो, जब कभी भी हमें ये राष्ट्र सेवा के लिए बुलाया जाए। ये फोर्थ जो है फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रमोट हार्मोनी एंड द स्पिरिचुअल ऑफ कॉमन ब्रदरहुड अमंग्स द पीपल ऑफ इंडिया, ट्रांसेंडिंग रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रिलीजन, सेक्शन डाइवर्सिटी, जो हमारे देश में पाई जाने वाली धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय जो असमानता है, विभिन्नता है, उससे ऊपर उठकर जो सभी लोगों के बीच भ्रातृभाव की भावना को प्रमोट करना, ये हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। और इसके साथ टू रिनाउंस प्रैक्टिस डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, जो वो औरतों के लिए जो अपमानजनक जो प्रैक्टिस है उसको त्यागना, ये भी हमारी एक फंडामेंटल ड्यूटी है। टू वैल्यू एंड प्रिजर्व द रिच हेरिटेज ऑफ आवर कंपोजिट कल्चर, हमारा जो सभ्याचार है उसका जो अमीर विरासत है उसका आदर करना और उसे संभाल कर रखना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट, जो प्राकृतिक वातावरण है उसमें सुधार लाना और उसको प्रोटेक्ट करना, जिसमें शामिल है फॉरेस्ट, जंगल, झीलें, रिवर्स, नदियाँ, वाइल्ड लाइफ, जंगली जीव, इन सभी को प्रोटेक्ट करना और इनमें सुधार लाना, ये भी हमारा फंडामेंटल राइट्स है। और टू हैव कंपनसेशन फॉर द लिविंग क्रीचर्स, जो जीवित प्राणी हैं उनके प्रति हमदर्दी रखना, ये भी हमारा फंडामेंटल ड्यूटी है। टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर, वैज्ञानिक स्वभाव से डेवलप करना, एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी और रिफॉर्म्स, सुधारों को डेवलप करना और पूछताछ और मानवता की भावना को विकसित करना, ये भी हमारी फंडामेंटल ड्यूटी है। टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी एंड ऑब्जर्व वायलेंस, हिंसा को त्यागना और पब्लिक सरकारी प्रॉपर्टी की रक्षा करना, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। टू स्ट्राइव टुवर्ड एक्सीलेंस इन द स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटीज, व्यक्तित्व और सामूहिक कार्यों के क्षेत्र में बहुत अच्छा प्रयास करना, सर्वोत्तम कोशिश करना, सो डैट तांजो नेशन कॉन्स्टेंटली राइज टू हायर लेवल, जो हमारा देश है वो ऊपर लेवल तक, प्राप्ति के ऊपरले लेवल तक पहुंच सके। इसके लिए हमें कलेक्टिव और इंडिविजुअल जो एफर्ट हमें करने होंगे, ये भी हमारा एक मौलिक कर्तव्य है। एवरी पर्सन, ये हमारा जो 11th ऐड किया गया था 86 अमेंडमेंट 2002 में, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन की बात की गई है। एवरी पेरेंट्स एंड गार्डियन इज टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी फॉर एजुकेशन टू हिज हर चाइल्ड और वार्ड्स बिटवीन द एज ऑफ 6 and 14। इस जो कर्तव्य में, इसमें माता पिता का कर्तव्य है कि वो अपने 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कराएं। ठीक है, ये जो हमारा 11th जो फंडामेंटल ड्यूटीज इंक्लूड की गई थी 2002 में। अब हम चलते हैं थर्ड टॉपिक पे। थर्ड टॉपिक है अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की शोध। अमेंडमेंट इज नथिंग बट मॉडिफिकेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अमेंडमेंट जो शोध है वो सिर्फ मात्र संविधान के कुछ भागों को दुरुस्त करना है, उसमें सुधार करना है। अमेंडमेंट मीन्स, अमेंडमेंट का तात्पर्य है एडिशन, डिलीशन, मॉडिफिकेशन ऑफ दैट ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इन दी कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान में जो आज पहले से जो मौजूद है उसमें कुछ जोड़ना, हटाना और सुधार करना, इसे अमेंडमेंट कहते हैं। अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज मेंशन इन द पार्ट 20 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान की जो शोध है उसे संविधान के भाग 20 में शामिल किया गया है। द प्रोसीजर इज मेंशन अंडर आर्टिकल 360 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो प्रोसीजर है संविधान में कैसे शोध करनी है, इसका जो वर्णन है वो आर्टिकल 368 में किया गया है। जो हमने जो अमेंडमेंट का जो प्रोसीजर है जो हमने लिया है साउथ अफ्रीका के कॉन्स्टिट्यूशन से उधार लिया है। द पार्लियामेंट इज एम्पावर्ड टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट सेंटर के पास पावर है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंड कर सकता है, उसमें शोध कर सकता है। नॉट द स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की विधानसभा के पास ऐसी कोई पावर नहीं है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोथ रिजिड एंड फ्लेक्सिबल, भारतीय संविधान है वो कठोर है और लचकदार है। द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिजिड मीन्स, कठोर संविधान का तात्पर्य है इट इज अमेंडेड विद द स्पेशल मेजोरिटी, कि इसमें जो शोध करनी है वो स्पेशल मेजोरिटी से हो सकती है। स्पेशल मेजोरिटी से तात्पर्य है 2/3 मेंबर ऑफ एनी स्पेशल हाउस, किसी भी हाउस के 2/3 जो मेंबर हैं
वो उसे पास करेंगे। लोकसभा में भी अलग पास होगा स्पेशल मेजोरिटी से, और राज्यसभा में भी पास होगा बिल 2/3 मेजोरिटी से। जब भी इनका साझा समागम चल रहा है लोकसभा राज्यसभा का, तब 50% से अधिक जो मेंबर हैं उनकी जो सहमति चाहिए, तभी वो बिल में अमेंडमेंट हो पाएगी। द कॉन्स्टिट्यूशन इज फ्लेक्सिबल मीन्स, संविधान लचकदार है, इससे तात्पर्य है इट इज अमेंडेड विद द सिंपल मेजोरिटी, कि इसे साधारण बहुमत से ही भी इसे अमेंड किया जा सकता है, इसमें शोध की जा सकती है। नोट क्या करना है, द पार्लियामेंट कैन नॉट अमेंड द बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो संविधान का जो बुनियादी ढांचा है उसमें पार्लियामेंट शोध नहीं कर सकती। ऐसा कहा गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केशवानंद भारती केस में 1973। पार्लियामेंट शोध कर सकती है, पर इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको नहीं सोच सकती। पार्लियामेंट हैज लिमिटेड पावर टू अमेंड द कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट के पास लिमिटेड पावर है। इसका तात्पर्य यही हुआ, जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की पावर है पार्लियामेंट के पास, बट वो पावर अनलिमिटेड नहीं है। उस पर कुछ पाबंदियां लगा दी हैं हाईकोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 के तहत। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड इन 3 वे, भारतीय संविधान को 3 तरीके से अमेंड किया जा सकता है। फर्स्ट वन है अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट, पार्लियामेंट की सिंपल मेजोरिटी के द्वारा। दूसरा है स्पेशल मेजोरिटी, पार्लियामेंट की विशेष बहुमत के द्वारा अमेंड किया जा सकता है संविधान को, उसमें शोध की जा सकती है। थर्ड वन है अमेंडमेंट बाय अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड रेक्टिफिकेशन बाय एटलीस्ट हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर। इससे तात्पर्य है कि जो हमारे देश के 28 स्टेट्स हैं और 28 से 14 प्लस स्टेट्स है, वो रेक्टिफाई करेंगे उस शोध के बिल को अपनी संविधान सभा में। फिर पार्लियामेंट के लोकसभा राज्यसभा में वो बिल पास होगा, तब जाकर वो राष्ट्रपति को भेजा जाएगा साइन करने के लिए, तब वो बिल कानून बनेगा। ठीक है, एटलीस्ट कम से कम हाफ स्टेट की विधानसभा हो, तब वो बिल को अमेंड किया जा सकता है। नोट क्या करना है हमने, प्लीज रिमेंबर आर्टिकल 360 प्रोवाइडेड 2 मेथड्स ओनली, जो आर्टिकल 360 है वो मात्र 2 ही जो मेथड प्रोवाइड कराता है। अमेंडमेंट विद सिंपल मेजोरिटी इज मेंशन्ड इन आउटसाइड द परव्यू ऑफ आर्टिकल 368। जो सिंपल मेजोरिटी की बात फर्स्ट है वो 360 में इसका 368 आर्टिकल में इसका मेंशन नहीं किया गया है। फर्स्ट अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, इसकी बात 360 आर्टिकल में नहीं की गई है। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट, क्या प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा? सबसे पहले प्रोसीजर फॉर द अमेंडमेंट इज इनिशिएटेड इन द पार्लियामेंट। यदि किसी संविधान की किसी धारा में शोध करनी है, तो वो बिल सबसे पहले पार्लियामेंट में उसकी कार्रवाई शुरू होगी, चाहे लोकसभा में स्टार्ट हो चाहे राज्यसभा में स्टार्ट हो। अमेंडमेंट इज इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन दी पार्लियामेंट। जो अमेंडमेंट शुरुआत होती है वो पार्लियामेंट में बिल पेश करने के बाद होती है। प्रोसीजर कैन नॉट बी इनिशिएटेड इन द स्टेट लेजिस्लेचर, जे संविधान में शोध करने का प्रोसीजर किसी भी विधानसभा में स्टार्ट नहीं किया जा सकता। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस्ड एदर बाय अ पब्लिक मेंबर दैट इज मिनिस्टर। बिल को कोई भी प्रोड्यूस कर सकता है, पब्लिक मेंबर अर्थात मिनिस्टर भी पेश कर सकता है, और बाय अ प्राइवेट मेंबर, और प्राइवेट मेंबर के द्वारा भी संविधान में शोध का बिल पेश किया जा सकता है। हु इज नॉट अ मिनिस्टर, प्राइवेट मेंबर है जो मिनिस्टर नहीं है बट अ मेंबर ऑफ द हाउस, पर उस हाउस का मेंबर है, उसके द्वारा भी संविधान में शोध का जो बिल है संविधान के पटल पर रखा जा सकता है। द अमेंडेबल बिल डज नॉट रिक्वायर द प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट। जो संवैधानिक शोध का बिल है उसके लिए राष्ट्रपति की पूर्व परवानगी की कोई आवश्यकता नहीं है। द अमेंडमेंट बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस बाय अ स्पेशल मेजोरिटी। यदि अमेंडमेंट बिल स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा प्रत्येक हाउस में पास किया गया है, ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी क्या है? मेजोरिटी ऑफ द मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। लोकसभा और राज्यसभा के टोटल जो मेंबर है उसका 50% उसके द्वारा मेजोरिटी के द्वारा बिल पास हुआ हो, एंड अ मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर्स ऑफ द हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। जा उस किसी लोकसभा या राज्यसभा में जितने मेंबर प्रेजेंट हैं, उन प्रेजेंट मेंबरों का 2/3 की वोटिंग से वो बिल पास हो गया हो, तब वो बिल अमेंडमेंट का बिल वो अप्रूवल माना जाता है। द बिल मस्ट बी पास्ड इन ईच हाउस सेपरेटली। जो बिल है प्रत्येक हाउस में अलग अलग पास होना चाहिए। इफ देयर इज अ डिसएग्रीमेंट बिटवीन लोकसभा एंड राज्यसभा, यदि किसी बिल को लेकर लोकसभा और राज्यसभा में असहमति बनती है, द बिल इज कंसिडर्ड टू बी रिजेक्टेड, तब वो बिल को रिजेक्ट किया जाता है। देयर इज नो प्रोविजन ऑफ द ज्वाइंट सेशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर द पर्पज ऑफ पासिंग अ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल। संवैधानिक शोध के बिल को पास करने के लिए ज्वाइंट सेशन की कोई प्रोविजन नहीं है। ऑर्डिनरी बिल के संबंध में है, यदि ऑर्डिनरी बिल एक हाउस ने पास कर दिया, दूसरी ने उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया, तब प्रेसिडेंट ज्वाइंट जो हाउस है उसे बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत। आर्टिकल 108 के तहत ज्वाइंट सेशन की जो प्रोविजन रखी गई है संविधान के अंतर्गत। नोट क्या करना है हमने, ज्वाइंट सेशन इज समन्ड बाय द प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट केवल प्रेसिडेंट ही बुला सकता है ज्वाइंट सेशन। व्हेन देयर इज डिसएग्रीमेंट बिटवीन द टू हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद रेफरेंस टू ऑर्डिनरी बिल ओनली। यदि साधारण बिल के संदर्भ में दोनों हाउस के बीच असहमति बनती है, तभी प्रेसिडेंट है वो ज्वाइंट सेशन बुला सकता है आर्टिकल 108 के तहत।
द बिल इज प्रेजेंटेड टू द प्रेसिडेंट आफ्टर इट इज पास बाय द पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के बाद बिल पास होने के बाद प्रेसिडेंट के पास पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट मस्ट गिव असेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। जो प्रेसिडेंट है उसे संवैधानिक शोध के बिल पर मंजूरी देनी ही होती है। ये आर्टिकल 24 के तहत है। आर्टिकल 24 जो संवैधानिक शोध हुई थी उसके उसमें कहा गया है, जो अमेंडमेंट 24 हुई थी उसमें कहा गया है कि प्रेसिडेंट मस्ट हैव टू असेंट द कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल, कि जो प्रेसिडेंट है उसे जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बिल है उस पर प्रवानगी देनी होगी। द प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड द असेंट टू द बिल। जो राष्ट्रपति है वो बिल पर सहमति को रोक नहीं सकता। प्रेसिडेंट कैन नॉट रिटर्न द बिल फॉर रिकंसिडरेशन ऑफ द पार्लियामेंट। जो प्रेसिडेंट है वो बिल को पुनर्विचार के लिए वापस पार्लियामेंट को नहीं दे सकता। अमेंडमेंट बाय सिंपल मेजोरिटी, साधारण बहुमत से शोध। सर्टेन प्रोविजंस कैन बी चेंज्ड बाय अ सिंपल मेजोरिटी ऑलमोस्ट लाइक पासिंग एन ऑर्डिनरी लॉ। जैसे हम कोई साधारण लॉ को पास करते हैं उसी प्रकार हम सिंपल मेजोरिटी से कुछ प्रोविजनों में अमेंडमेंट कर सकते हैं। जैसे कि क्रिएशन ऑफ न्यू स्टेट, कोई नया स्टेट का निर्माण करना है तो उसे भी हम साधारण अमेंडमेंट के तहत हम वो बिल पास कर सकते हैं। अल्टरनेशन इन द साइज ऑफ स्टेट, किसी स्टेट का जो साइज है उसमें बदलाव करना है। क्वालिफिकेशन ऑफ सिटीजनशिप, किसी नागरिक की जो योग्यता है उसमें कुछ बदलाव लाना है तो हम इसे सिंपल मेजोरिटी से अमेंडमेंट कर सकते हैं। अमेंडमेंट बाय स्पेशल मेजोरिटी, स्पेशल मेजोरिटी का तात्पर्य है 2/3 मेंबर ऑफ द वोटिंग इज रिक्वायर्ड अंडर आर्टिकल 249। आर्टिकल 249 के तहत जो हाउस में जितने प्रेजेंट हैं मेंबर उसका 2/3 से बिल पास होना आवश्यक है, उसे स्पेशल मेजोरिटी के द्वारा बिल पास माना जाता है। इंपॉर्टेंट प्रोविजन दैट कैन बी अमेंडेड थ्रू स्पेशल मेजोरिटी सर, इस स्पेशल मेजोरिटी के साथ क्या क्या अमेंड कर सकते हैं? यदि फंडामेंटल राइट्स में कोई अमेंडमेंट करनी हो तो स्पेशल मेजोरिटी चाहिए, फंडामेंटल ड्यूटीज में, डीपीएसपी में, ठीक है, हम स्पेशल मेजोरिटी से इन सब में अमेंडमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं थर्ड, स्पेशल बाय स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर। स्पेशल पार्लियामेंट की स्पेशल मेजोरिटी और आधे से ज्यादा राज्य विधानसभा की सहमति से जो शोध कर सकते हैं वो हम किन किन प्रोविजन हैं जहां पर हमें ये दोनों की जो प्रवानगी चाहिए। फर्स्ट वन है इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड इट्स मैनर, राष्ट्रपति के चुनाव और उसके चुनावकरण के मैनर और ढंग तरीके में यदि कोई शोध चाहिए तो हमें स्टेट लेजिस्लेचर की प्रवानगी चाहिए, हाफ से ज्यादा स्टेटों की। एक्सटेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड स्टेट, संघ और केंद्र तथा राज्यों की जो कार्यकारी पावरें हैं उसको विस्तार करना हो। सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट से संबंधित कोई अमेंडमेंट हो। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव पावर बिटवीन द यूनियन एंड स्टेट, केंद्र तथा राज्य के बीच जो विधान शक्तियां हैं उनकी बंटवारे की बात हो। एनी ऑफ द लिस्ट इन द सेवंथ शेड्यूल, सेवंथ शेड्यूल में जो शामिल है कोई भी विषय उसके संदर्भ में सेवंथ शेड्यूल में क्या शामिल है उसमें डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर की बात की गई है, उसमें स्टेट लिस्ट, कंकरेंट लिस्ट और जो सेंट्रल लिस्ट उसकी बात की गई है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टेट्स इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट में जो स्टेटों की जो प्रतिनिधित्व है उसमें कोई बदलाव चाहिए तभी हम इस स्पेशल मेजोरिटी के साथ उस बिल को अमेंड कर सकते हैं। अब चलते हैं मिसलेनियस। सबसे पहले कौन कौन सी इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट है संविधान में उस पर चलते हैं। 73rd अमेंडमेंट एक्ट जो 1992 में आया था, इसमें क्या किया गया था, इसमें 3 टायर जो स्ट्रक्चर पंचायती राज संस्था का है उसको संवैधानिक स्टेटस दिया गया था, संवैधानिक दर्जा दिया गया था पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को। 73rd अमेंडमेंट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, इसके तहत क्या किया गया था, इसके तहत जो जीएसटी है उसे इंप्लीमेंट किया गया था 1 जुलाई 2017 को, और 101 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2016 में आया था। नेक्स्ट है जब हमारे पास 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, 103 जो संवैधानिक अमेंडमेंट एक्ट है उसके तहत जो 10% रिजर्वेशन दी गई थी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन को, जो आज हम देखते हैं कि जनरल कैटेगरी का एक और सब कैटेगरी बना दी गई है जिसे हम इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन EWS कहते हैं, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 103rd एक्ट के तहत ये जो है प्रवानगी दी गई थी। नेक्स्ट है 100 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें क्या प्रोविजन की गई थी, इसमें जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया और बांग्लादेश के बीच जो लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट था 100 अमेंडमेंट के तहत हुआ था। 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स टू द नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, जो पछड़ियों श्रेणियों का जो राष्ट्रीय कमीशन है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया था 102 अमेंडमेंट के तहत। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जो 42वीं शोध हुई थी 1976 में उसे भारत का मिनी संविधान, लघु संविधान के तौर पर जाना जाता है, आर्टिकल ये बताया गया है जहां पर 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डिलीटेड द राइट ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द लिस्ट ऑफ फंडामेंटल राइट्स, 44वीं जो संवैधानिक शोध हुई थी उसके अंतर्गत जो राइट टू प्रॉपर्टी है उसे फंडामेंटल राइट्स से डिलीट कर दिया गया। पहले जो आर्टिकल 31 के अंतर्गत राइट टू प्रॉपर्टी आता था, अब इसे डिलीट कर दिया गया है।
24th constitutional amendment of the Indian constitution made it compulsory for the president to give his assent to a constitutional amendment bill। जो मैं पहले बता चुका हूं, आर्टिकल 24 जो है, जो संवैधानिक शोध हुई है संविधान में 24, इसके अंतर्गत जो राष्ट्रपति है वो संविधान की शोध के बिल पर प्रवानगी देने के लिए मजबूर है, पाबंद है। आर्टिकल 70 जो 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट है, उसके तहत पार्ट 9th ए में जो म्यूनिसिपालिटीज है उसे संवैधानिक स्टेटस प्रदान किया गया है। 73rd आर्टिकल में जो पंचायत है ऑर्गेनाइजेशन, उनको संवैधानिक दर्जा दिया गया है, और पार्ट 9th ए में उसमें जो म्यूनिसिपालिटीज है उसे संवैधानिक दर्जा दिया गया है। द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट केम इनटू इफेक्ट ऑन जून 1st 1933। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि कब इस अमेंडमेंट को लागू किया गया। जून 1 1993 में इसे लागू किया गया। इट इज लिंक्ड टू अर्बन लोकल बॉडीज। ये अमेंडमेंट है जो लोकल बॉडी से संबंधित है, इसे हम नगर पालिका से भी जाना जाता है। 104 जो अमेंडमेंट हुई है उसमें क्या किया गया, उसमें दो काम किए गए हैं। एक तो SC ST की जो सीट्स हैं लोकसभा में, उसे अगले 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। उन सीटों को टाइम पीरियड 10 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। ऐसे 10 साल कर बढ़ाया जा रहा है। SC और ST की जो रिजर्वेशन है पार्लियामेंट में उसको, और इसके तहत जो आर्टिकल 331 के तहत जो राष्ट्रपति है वो नॉमिनेट करता था 2 एंग्लो इंडियन के मेंबर, उसे भी 104 अमेंडमेंट के तहत उसे भी डिलीट कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति है वो लोकसभा में इंडियन एंग्लो के 2 मेंबर नामजद नहीं कर पाएगा। ये 2 याद रखना है। 104 अमेंडमेंट हुई थी उसके तहत किया गया है। जो 61st अमेंडमेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो लागू हुई थी 1989 में। इसमें क्या किया गया, जो वोटिंग की एज है वो 21 से घटाकर 18 कर दी गई थी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 86 जो अमेंडमेंट हुई थी संविधान में 2002 में, इससे राइट टू एजुकेशन है जो प्रोवाइड किया गया था एज अ फंडामेंटल राइट, इसे पार्ट 3 में शामिल किया गया है। इसे पार्ट 3 में 21A के अंतर्गत इसे फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन के तहत फंडामेंटल राइट बनाया गया है। इसमें जो फ्री एंड एजुकेशन का जो हकदार होंगे वो 6 से 14 साल की उम्र के बच्चे होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार एग्जाम में ये भी पूछा गया है। 52nd अमेंडमेंट 1985, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। द डिफेक्शन ऑफ, इसे कहते हैं एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदलू विरोधी कानून इसे कहते हैं। संविधान के जो 10वीं शेड्यूल है उसमें इसको इंक्लूड किया गया है। 10th शेड्यूल में इसके तहत क्या किया गया, जो मेंबर थे जो इलेक्ट हो जाते थे एक पार्टी की टिकट से, अब वो दूसरी पार्टी में जाएंगे तो वो इलीगल हो जाएगा, गैर कानूनी हो जाएगा, और उस मेंबर की जो मेंबरशिप है वो खत्म हो जाएगी। ये आर्टिकल 52nd अमेंडमेंट जो हुई थी 1985 में, उसमें ये अमेंडमेंट की गई थी। आर्टिकल 331, इसके तहत क्या था, जो प्रेसिडेंट है वो नॉमिनेट करता था लोकसभा में एंग्लो इंडियन की कम्युनिटी से 2 मेंबर, और 104 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 है उसमें जो इंडियन एंग्लो की जो 2 रिजर्व सीटें थी पार्लियामेंट में, उसे अब अबॉलिश कर दिया गया है, खत्म कर दिया गया है। अब राष्ट्रपति है वो जो 2 मेंबर वो नॉमिनेट नहीं कर पाएगा। अब जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है लोकसभा की वो भी चेंज हो सकती है। पहले जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ थी लोकसभा की वो थी 552, अब वो चेंज होकर रह चुकी है 550। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसे फैक्ट को ध्यान में रखना। जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुई थी वो 1951 में हुई थी। इस अमेंडमेंट में क्या किया गया था, जो 9th शेड्यूल है उसे संविधान में ऐड कर दिया गया था। जो 9th शेड्यूल है वो किससे संबंधित है, वो प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड फॉर्म्स लॉ से संबंधित है। ठीक है, अब क्या था, जो देश आज़ाद होने के बाद जो सरकार उसे ज़मीन चाहिए थी सड़कें बनाने के लिए, फ्लाईओवर बनाने के लिए और नहरें बनाने के लिए, तो लोग वो ज़मीन नहीं दे रहे थे। तब सरकार ने एक्ट लाया था, प्रोटेक्शन ऑफ लैंड एंड फॉर्म्स लॉ लाया था। इसके तहत वो किसी भी किसान से ज़मीन ले सकती थी, पर कंडीशन थी ये थी, जो उस समय का जो मार्केट रेट है वो सरकार को देना होगा। ठीक है, इसके तहत क्या था, जो 9th शेड्यूल है इसे चैलेंज नहीं किया जा सकता सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखनी है। मुझे आशा है आज का जो सेशन आपको पसंद आया होगा। धन्यवाद।